औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त आप सेकंड ईयर पाक स्टडी यानी मुताले पाकिस्तान की नई बुक का दूसरा लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। आप बेटा जानते हैं सेकंड ईयर पाक स्टडी की बुक चेंज हो चुकी है। पहली बुक के मुताबिक हमने लेक्चर्स अपलोड किए हुए थे, लेकिन अब सब स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नई बुक के मुताबिक दोबारा से करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर पाक स्टडी की नई बुक के मुताबिक लेक्चर शुरू हो चुके हैं। आज इसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने तारुफ देखा था नई बुक का कि उसमें 6 चैप्टर्स हैं, और आज दूसरे लेक्चर में हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न का मतलब ये होता है कि अब नए सिलेबस के मुताबिक पेपर किस तरह से बनेगा, कितने नंबर का होगा, कौन सा सवाल कहाँ से लिया जाएगा, और सबसे अहम बात कि तकसीम क्या होगी वक्त और नंबरों की। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा हम रिकैप कर लेते हैं मुख्तसर सा आपके पहले लेक्चर को। हमने पहले लेक्चर में तफसील से देखा था कि अब नई बुक में 6 चैप्टर्स हैं, 6 अबवाब है। पुरानी बुक में 11 चैप्टर्स थे, अब 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर इस्लाम और पाकिस्तान, जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। इसको तफसील से पढ़ेंगे कि पाकिस्तान इस्लाम से है। नज़रिया इस्लाम 2 कौमी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान एक ही हकीकत के मुख्तलिफ नाम है। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर था सियासी व आईनी इर्तिका। सियासी इर्तिका बेटा कहते हैं हुकूमतों को, कि पाकिस्तान में किस किस की हुकूमत रही, किस किस तरह हुकूमत रही और किस तरह से हुकूमतें तब्दील हुई। यानी पाकिस्तान की जो हुकूमतें रहीं, गवर्नमेंट्स रहीं, वो तो हो जाएगा सियासी निज़ाम। आईनी इर्तिका का मतलब बेटा पाकिस्तान में कितने आइन रहे। आइन जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 3 मुस्तकिल आइन पाकिस्तान में बने हैं। आइन 1956, आइन 1962, आइन 1973। आइन क्या होता है बेटा? जिसके तहत मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है। तो हम पाकिस्तान के 3 आइनों को पढ़ेंगे, ख़ास तौर पे उनकी खसूसियात को, उनमें दिए गए बुनियादी हकूक़ को और उनमें दिए गए इस्लामी दिफात को। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 2 था। हम पहले लेक्चर में तफसील से पढ़ चुके हैं। अब जस्ट मैं 2-4 मिनट में रिकैप करके सेकेंड लेक्चर की तरफ आता हूँ। तीसरा चैप्टर था इंतज़ामी निज़ाम। इंतज़ामी निज़ाम का मतलब बेटा पाकिस्तान के हुकूमती इदारे, हुकूमत पाकिस्तान के कौन से इदारे हैं, उनके इख्तियारात फ़राइज़ क्या हैं, सूबाई हुकूमतें क्या होती हैं, उनके कौन से इदारे हैं, उनके क्या इख्तियारात और फ़राइज़ हैं। फिर मकामी हुकूमत, जिसको लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहते हैं, उसके इदारे और हुकूक व फ़राइज़ के बारे में तीसरे चरण में पढ़ेंगे। यानी पाकिस्तान में जो इंतज़ामी मशीनरी है, जो इदारे हैं, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 में इंसानी हकूक़। इंसानी हकूक़ इस्लाम ने तो 1450 साल पहले दिए थे, उसकी तफसील पढ़ेंगे। फिर जो पिछली सदी में एक अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हकूक़ दिए वो पढ़ेंगे। फिर जो मगरबी मुल्कों के इंसानी हकूक़ हैं उनको भी पढ़ेंगे। और फिर बेटा हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के आइन में जो आईनी हकूक़ दिए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 था पाकिस्तान का निज़ाम तालीम। बेटा हमारे निज़ाम तालीम कैसा है, कितने दर्जाती है, कितने दर्जे हैं, इसमें क्या क्या ख़राबियाँ हैं, इन ख़राबियों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 था खेल और सैर व सियाहत। खेल के वाले से हम देखेंगे इंसानी ज़िंदगी में खेल की क्या अहमियत होती है बेटा। सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, और सेहतमंद जिस्म के लिए खेल ज़रूरी हैं। खेल बैनुल अक़वामी तौर पर हमारा तारुफ भी होते हैं, खेलों की अहमियत है। फिर पाकिस्तान ने बेटा बड़ी कामयाबी के झंडे गाड़े, क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वैश में, स्नूकर में ख़ास तौर पर। तो हम वो पढ़ेंगे कि पाकिस्तान ने क्या क्या कामयाबी हासिल की खेलों के मैदान में। फिर था सैर व सियाहत, टूरिज़म। पाकिस्तान बेटा खूबसूरत मुल्क है, लेकिन यह गैर मुल्की सियाह इसलिए नहीं आते कि यहाँ सहूलियात नहीं है। तो हम पढ़ेंगे इसमें पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों के बारे में, टूरिज़म के, सैर व सियाहत के क्या मसाइल हैं और उन मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है ताकि दुनिया भर से टूरिस्ट पाकिस्तान में भी आएँ और पाकिस्तान एक फॉरेन एक्सचेंज, अच्छा ज़र मुबादला कमा सके। ठीक है बेटा, ये मुख्तलिफ लफ्ज़ों में तारुफ था आपकी किताब का। ये तो पहला चैप्टर था जो मैंने पहला लेक्चर था जो रिवाइज़ किया। अब बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ, पेपर पैटर्न। ठीक है जी, 6 असबाक हैं आपके। पेपर पैटर्न क्या होगा, तो आइए ज़रा तफसील से देखते हैं पेपर पैटर्न को जी। सबसे पहले बेटा देखें, आपका पहले ही 50 नंबर का पेपर था, अभी 50 मार्क्स का है। आपका 50 नंबर का पेपर होता है मुतालिया पाकिस्तान का, और 2 घंटे।
टोटल नंबर 50 और टाइम 2 घंटे। अब 50 नंबर की बेटा डिवीजन क्या है? 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है जिसको आप हिस्सा मारूजी कहते हैं। आपने MCQs करने होते हैं, बबल शीट होती है, जस्ट उसमें दुरुस्त ऑप्शन को आपने सर्कल को फिल करना होता है। तो वो होता है 10 नंबर का और उसके लिए आपको मिलते हैं 15 मिनट। 15 मिनट में 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पार्ट करना होता है। बाकी जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है जिसको इंशाई कहते हैं वो होता है 40 नंबर का, उसके लिए आपको मिलते हैं पौने 2 घंटे, यानी टोटल आपका 2 घंटे का पेपर होता है और 50 मिनट का होता है। अच्छा यहाँ पे एक अहम बात, दो आपके इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट, ये तो आप जानते हैं। उर्दू में बच्चे गलती कर जाते हैं, हिस्सा मारूजी के बाद लिख देते हैं हिस्सा इंशाइया। तो बेटा इंशाइया गलत है। इंशाइया तो होता है हल्का फुल्का सा मजमून, हल्का समझ आया मजमून, इंशाइया तो इंशाइया नहीं है, आप लिखेंगे हिस्सा इंशाई। ठीक है, मैंने अक्सर देखा है बच्चे इंशाइया लिखते हैं, तो हिस्सा इंशाइया नहीं बेटा, हिस्सा इंशाई है। बल्कि मैं तो कहूँगा अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली हिस्सा मारूजी और इंशाई हम कब लिखते हैं? जब एक ही शीट पर आपने दोनों करने हो। अब मारूजी तो अलग होगी ना बबल शीट, तो जो आप के पास आंसर शीट है तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो हिस्सा इंशाई ही है। तो मेरे ख्याल में अब आपको उसके ऊपर हिस्सा इंशाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखें और स्टार्ट करें। ठीक है जी, ये तो बेटा हो गया आपकी 50 नंबर की तकसीम, एक जनरल सी। आइए अब इसी को हम तफसील से देखते हैं कि सेकेंड ईयर में किस तरह से तकसीम होगी 50 नंबर की। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो जिस तरह आपको मैंने अभी बताया MCQs का होगा। 10 MCQs आपसे पूछे जाएंगे और आपको 10 के 10 ही आंसर करने होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास चॉइस नहीं होती। आपसे 10 MCQs के आपको दुरुस्त जवाब देने होंगे। मिनट आपको 15 मिलते हैं। MCQs 10 मिनट 15 बेटा 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि बच्चा आपने बबल शीट को फिल करना होता है, उसमें रोल नंबर लिखना होता है, उसके अंदर आपको बाकी पर्टिकुलर्स देने होते हैं, डिटेल करनी होती है। तो ये समझें बबल शीट फिल करने के आपको 5 मिनट मिल जाते हैं और 1 मिनट का एक MCQs तो टोटल आपके बन गए 15 मिनट। अगर बेटा अच्छे एग्जामिनर हो तो बाज़ औक़ात बबल शीट पहले भी दे देते हैं, तो इस तरह वो आपका टाइम बच जाता है। बबल शीट आप पहले भी फिल कर लेते हैं अगर आपको पहले मिल जाए, वरना 15 मिनट में आपको 5 मिनट में बबल शीट के पर्टिकुलर्स फिल करने होते हैं। 10 मिनट में 10 MCQs के जवाब देने होते हैं, 10 के 10 ही देने होते हैं, एक MCQs 1 नंबर का होता है। ठीक है जी, तो ये तो आपकी बात खत्म हो गई। अच्छा एक और बात, MCQs कहाँ से आएंगे बेटा? MCQs सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक से आते हैं। ये बोर्ड का असूल है बेटा, बोर्ड का असूल है। मैं लाहौर बोर्ड का हेड एग्जामिनर भी हूँ, पेपर सेटर भी हूँ, तो ये बेटा असूल है MCQs बाहर से नहीं आ सकते। यानी इसका मतलब है कि आपको टेक्स्ट बुक गौर से पढ़नी होती है। आपके कंसेप्ट्स कितने भी क्लियर हैं, लेकिन अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी तो आप कभी भी अच्छे नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही होने होते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए सब्जेक्टिव पार्ट, हिस्सा इंशाई, तो जाहिर है वो सवाल नंबर 2 से शुरू होगा। सवाल नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव हो गया ना। सवाल नंबर 2 जिसको आप कहते हैं मुख्तसर जवाबात, शॉर्ट आंसर्स। वैसे मुख्तसर सवालात भी लिखे होते हैं, तो मेरे ख्याल में सवाल तो मुख्तसर नहीं होता, जवाब ही मुख्तसर होता है। सवाल नंबर 2 भी होता है शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर जवाबात, और सवाल नंबर 3 भी होता है शॉर्ट आंसर्स। तो अब ज़हन में आता है कि 2 सवाल क्यों होते हैं। पहला तो MCQs का हो गया ना। सब्जेक्टिव में सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, उसकी बेटा वजह यह है कि आपकी किताब को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको आप कह लें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। ठीक है जी, टोटल 6 चैप्टर्स हैं। तो आप यूँ समझें कि पहले 3 चैप्टर फर्स्ट हाफ हैं और आखिरी 3 चैप्टर सेकंड हाफ। जब मैं फर्स्ट हाफ कहूँ तो इसका मतलब होगा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, और जब मैं सेकंड हाफ कहूँ तो इसका मतलब होगा चैप्टर नंबर 4, 5 और 6। तो बड़ी सिंपल सी बात कि सवाल नंबर तो शॉर्ट आंसर्स होता है फर्स्ट हाफ में से, यानी पहले 3 अबवाब में से, और सवाल नंबर 3 शॉर्ट आंसर होता है आखिरी 3 अबवाब, यानी चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से। ठीक है जी। अब बच्चे बार बार सवाल करते हैं कि सर इसकी स्कीम क्या है,
सेकेंड ईयर पाक स्टडी की पेयरिंग क्या है। तो ज़हन में रखें बेटा, जिस तरह आपकी साइंस सब्जेक्ट्स में पेयरिंग होती है, एज सच पाक स्टडी में नहीं होती। पाक स्टडी में उस तरह की एज सच पेयरिंग नहीं होती, सवाई इसके कि जो मैंने आपको बता दिया, आप फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ बात कर लें। फर्स्ट हाफ पहले 3 चैप्टर और आखिरी 3 चैप्टर सेकेंड हाफ। ठीक है जी, आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। अब वो चैप्टर्स क्या है वो हमने अभी देख लिए। तो सवाल नंबर 2 शार्ट क्वेश्चन होगा पहले 3 चैप्टर्स में से। टोटल बेटा शार्ट क्वेश्चन आपसे कितने पूछे जाएंगे? आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने 6 के जवाब देने होंगे, यानी 6 आउट ऑफ 9। टोटल 9 शार्ट क्वेश्चन होंगे। सवाल नंबर 2 में आपको 6 के जवाब देने होंगे। हर शार्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है जी, पूछे आपसे कितने? 9, आपने आंसर करने हैं 6, हर सवाल के 2 नंबर। तो इसका मतलब हुआ कि सवाल नंबर 2 बना 12 नंबर का पहले 3 चैप्टर्स में से। बिल्कुल ऐसे ही सवाल नंबर 3 भी शार्ट आंसर्स हैं, लेकिन वो आखिरी 3 चैप्टर्स में से होंगे। उसमें भी 9 में से आपको 6 करने हैं, हर एक के 2 नंबर हैं, तो 12 नंबर उसके हो गए। यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था 10 नंबर का हो गया। सवाल नंबर 2 12 नंबर का, सवाल नंबर 3 भी 12 नंबर का। अब यहाँ बेटा एक बात समझ लें, जो आपके शॉर्ट आंसर्स हैं आपको 6 के जवाब देने हैं। बेहतर है आप 1-2 एक्स्ट्रा कर दें। 6 के तो देने हैं, नंबर आपको 6 के ही मिलने हैं, लेकिन एक्स्ट्रा करने का बेटा फ़ायदा क्या होता है? एक्स्ट्रा का फ़ायदा ये होता है कि याद रखें, अच्छा बात बच्चे कहते हैं अगर हम 7 कर दें तो चेक तो पहले 6 होंगे, 7वां तो चेक ही नहीं होगा, तो फिर हम एक्स्ट्रा क्यों करें? तो बेटा ऐसा नहीं होता। याद रखिए, आप जितने भी क्वेश्चन करते हैं चेक सारे किए जाएंगे। सवाल नंबर 2 में आपको 6 को रिप्लाई करना है ना, आप 7 या 8 कर देते हैं तो सब चेक किए जाते हैं। हाँ, ये बात करें नंबर काउंट होंगे 6 के, तो कौन से 6 नंबर काउंट होंगे जिनमें आपके नंबर ज्यादा हैं? दोबारा समझ लीजिए, सवाल नंबर 2 में आपको 6 के जवाब देने थे, आपने 8 के जवाब दे दिए, 8 के 8 चेक होंगे, तो उनमें से वो 6 काउंट किए जाएंगे जिनके नंबर ज्यादा हैं। तो इस तरह बेटा अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती हो जाती है तो दूसरा उसको कवर कर लेगा। लिहाजा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें 60 क्वेश्चन में बेटा थोड़ा ही लिखना होता है, टाइम बहुत ज़्यादा होता है आपके पास, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1-2 एक्स्ट्रा भी करें। ठीक है, ये अलग बात है काउंट चाहिए। तो मेरे ख्याल को क्लियर हो गया होगा सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। आगे चलिए जी, लॉन्ग आंसर्स या लॉन्ग क्वेश्चन, तवील जवाबात, वो बेटा आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे। सवाल नंबर 2, 3 तो शार्ट क्वेश्चन हो गए ना, 4, 5, 6 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, आपको 3 सवाल दिए जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के 8 नंबर होते हैं। 3 सवाल दिए जाएंगे लेकिन आपने जवाब 2 के देने, यानी आपके पास चॉइस क्या आ गई कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 2 के जवाब देने हैं। तो 8-8 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर हो गए, 24 नंबर थे शार्ट क्वेश्चन के और 10 नंबर थे एमसीक्यूज के। तो ये बेटा आपकी 50 नंबर की तरतीब पूरी होती है। अब यहाँ ज़हन में आता है कि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका फर्स्ट हाफ में से, यानी पहले 3 चैप्टर में से। एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका सेकेंड हाफ में से, यानी आखिरी 3 चैप्टर में से। और जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है नॉर्मली वो मिक्स होकर आता है, यानी आप ये समझ लें उसके 2 हिस्से होंगे, ए और बी पार्ट कह लें। ए पार्ट हो जाएगा फर्स्ट हाफ से, एक पार्ट हो जाएगा सेकंड हाफ से। ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो फर्स्ट पार्ट में से आ जाइए सेकंड पार्ट में से। बात समझिए, यानी 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से एक तो लाजमन फर्स्ट पार्ट में से आएगा, एक लाजमन सेकंड पार्ट में से आएगा। तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में से भी हो सकता है, सेकंड पार्ट में से भी हो सकता है और मिक्स होकर भी आ सकता है। लेकिन बहरहाल आपको जवाब 2 के देने हैं, 3 में से 2 के देने। ठीक है जनाब, तो ये बेटा आपकी 50 नंबर की तकसीम मुकम्मल है। अब आगे चलें, जो मज़ीद अहम बात है कि किस सवाल को कितना टाइम देना है और किस सवाल के लिए कितने पेजेस लिखने हैं। एक बच्चों के ज़हन में होता है कितना वक्त और कितने पेजेस। उसकी वजह बेटा ये है कि बच्चे डर डर के लिखते हैं कि हमने ज़्यादा लिखा तो कहीं ऐसा ना हो पेज कम पड़ जाए। आपको पता है बोर्ड में एक्स्ट्रा शीट तो मिलती नहीं है, एक्स्ट्रा शीट का तो कोई कंसेप्ट नहीं है, तो बच्चे डर डर के थोड़ा लिख रहे होते हैं और बाद में पता लगता है शीट बच गई। ठीक है जी। अच्छा, ये प्रॉब्लम खास तौर पे उर्दू में होगा आपको,
क्योंकि सेकंड ईयर उर्दू में आपने एक मजमून लिखना होगा 8-10 सफ़ों का, तो बच्चे डर रहे होते हैं शीट कम ना हो जाए। तो उर्दू में तो ये मसला होता है, लेकिन इस वक्त हम पाक स्टडी कर रहे हैं बेटा। पाक स्टडी में शीट उतनी ही होती है, लिखना आपने कम होता है। उर्दू का पेपर है 100 नंबर का और आपको शीट मिलती है 32 पेजेस की, 32 पेजेस। पाक स्टडी का पेपर है 50 नंबर का, लेकिन शीट आपको वही मिलेगी 32 पेजेस वाली। लिहाजा पाक स्टडी में आप जितना भी लिखें शीट कम नहीं होती। ठीक है, बात समझे? यानी पाक स्टडी में आपने ये नहीं सोचना कि शीट कम ना हो जाए, क्योंकि शीट आप जितना भी लिखेंगे शीट कम नहीं होगी। लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने स्टैंडर्ड तो बनाना होगा ना, कितना लिख रहे हैं। तो अब जरा दोबारा आ जाए, हम उसकी जवीन की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या है जी, MCQs। अब ज़ाहिर है बेटा वो तो आपने आंसर शीट पे नहीं करने होते, वो तो आपने बबल शीट पे करने होते हैं। 15 नंबर 10 मिनट, तो वो तो आप निकाल दें। जब हम पेजेस को कैलकुलेट करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट ही आएगा। तो सवाल नंबर 2 जी, मुख्तसर सवालात जो मैंने भी तफसील से देखा। अब बेटा उसमें करना क्या है, कितना लिखना है? शार्ट आंसर होगा आपका कम से कम 4-5 लाइनें, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाइनें। आप यूँ समझ लें 5-6 लाइनें एवरेज बनती हैं। बारे सुन लीजिए, शार्ट क्वेश्चन आपको 5-6 लाइन्स में करना होता है, शार्ट आंसर 5-6 लाइन में, और लॉन्ग आंसर 5 से 6 पेजेस पर। ठीक है जी, तो बात वही आ गई ना, रहेगा 5-6। शार्ट आंसर है तो 5-6 लाइन्स है, और लॉन्ग आंसर है तो 5-6 पेज है। ये 5-6 यानी कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6। शार्ट आंसर 5-6 लाइन्स, जिसको आप उर्दू में सतर कहते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन 5-6 पेजेस। तो ये तो होगी पेजेस की डिवीजन। कि सवाल नंबर 2 आप करेंगे, एक शार्ट क्वेश्चन को आप करेंगे 5 से 6 लाइन्स में। आप एक पेज पर 2 शार्ट क्वेश्चन करें, बस मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक पेज पर, अगर इतनी लाइन्स हैं। अच्छा, मैं बेटा एग्जैक्ट इसलिए नहीं कह रहा कि मुख्तलिफ बोर्ड में शीट में लाइंस डिफरेंट होती हैं। मैं भी लाहौर बोर्ड में होता हूँ, मुल्तान बोर्ड में होता हूँ, पिंडी बोर्ड में होता हूँ। तो अगर आपकी शीट इतनी बड़ी है, एक पेज पर 2 आ सकते हैं, तो आप एक पेज 2 ही करें। ठीक है जी, और ऐसे नेक्स्ट पेज पे 2, और अगर शीट कम है तो फिर एक पेज पर एक ही लॉन्ग क्वेश्चन करें। डिपेंड करता है शीट पे किस तरह से होती है। ठीक है जी, फिर बाज़ वर्टिकल होती हैं, बाज़ हॉरिजॉन्टल, यानी वो लंबाई चौड़ाई का रुख, ये भी ज़रा ख्याल करना होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया आपने लिखना कितना है। 5-6 लाइनें शार्ट क्वेश्चन के लिए, 5-6 सफ़े लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। टाइम कितना देना बेटा? एक शार्ट क्वेश्चन को आपको 3 मिनट देने। आपके पास एक शार्ट आंसर्स के लिए 3 मिनट होंगे। सवाल नंबर 2 में आपने 6 शार्ट आंसर करने हैं, 6 3 18, तो 18 मिनट हो गए। मैंने लिखा हुआ है 20 मिनट, यानी आप 20 मिनट कैलकुलेट कर लें कि 20 मिनट लगा लें। वैसे मेरा ख्याल है शार्ट क्वेश्चन बहुत आराम से आप 2 मिनट में लिख सकते हैं, बहुत आराम से 2 मिनट में लिख सकते हैं। 3 मिनट भी लगाएं तो आपको कितने मिल गए? 20 मिनट, यानी 6 3 18, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लें। तो सवाल नंबर 2 शार्ट क्वेश्चन आपका गया 20 मिनट में। ऐसी बेटा सवाल नंबर 3 भी है, उसमें भी आपने 6 ही करने हैं, तो उसके भी 20 मिनट। तो अब आप पहले घंटे की तकसीम देखें। पहले घंटे में 15 मिनट निकल गए आपके MCQs में, 20 मिनट निकल गए सवाल नंबर 2 शार्ट क्वेश्चन में, और 20 मिनट निकल गए सवाल नंबर 3 शार्ट क्वेश्चन में। कितने बने बेटा? 55 मिनट, 20 20 और 15, तो 1 घंटा पूरा हो गया। तो बड़ी सिंपल सी बात बेटा, पाक स्टडी का जब पहला घंटा कंप्लीट हो तो ज़ाहिर है MCQs तो आपने शुरू में करने होते हैं ना, तो हिस्सा मारूजी के बाद आपके शार्ट क्वेश्चंस मुकम्मल होने चाहिए। पहले घंटे में MCQs पार्ट के बाद आपके शार्ट क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। 1 घंटा आपका मुकम्मल हो गया। पेपर आपका 2 घंटे का है, तो दूसरे घंटे में आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन को बेटा 20 से 25 मिनट देंगे, चलिए 25 मिनट भी लगाएं, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन कितने में हो गए? 50 मिनट में। पहला घंटा हमारा कंप्लीट हो गया ना, हिस्सा मारूजी में और शार्ट आंसर्स में। लॉन्ग आंसर्स 25-25 मिनट के 2 करेंगे, 50 मिनट, 10 मिनट आपके पास बच गए। पहले घंटे में भी आप देखें आपके पास 5 मिनट बच गए थे। पहले घंटे में 5 मिनट एक्स्ट्रा थे, दूसरे घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा टाइम में बेटा आपने क्या करना होता है? मैंने बेटा अभी आपको बताया, कुछ एक्स्ट्रा शार्ट क्वेश्चंस कर दिया करें। लेकिन ये नहीं कि आप लॉन्ग कर दें उसके बाद फिर एक्स्ट्रा शार्ट शुरू कर दें,
مطلب یہ ترتیب بات بچے یہ بھی غلطی کرتے ہیں، پہلے شارٹ کوشچن سوال نمبر 2 کر لیا، 3 کر لیا، لانگ کوشچن کر دیے، اس کے بعد پھر دوبارہ شارٹ کوشچن شروع کر دیتے ہیں. بچے ایسا نہیں کرنا. جب آپ سوال نمبر 2 کر رہے ہوں گے نا تو اسی میں آپ نے 6 کی بجائے 7 یا 8 کر دینے ہیں. یہ نہیں کہ بعد میں دوبارہ شارٹ کوشچن شروع کر دیں. اس سے بیٹا ٹیچر کو پیپر چیک کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور وہ پھر غصے میں نمبر کاٹتا ہے. آپ ایک ہی جگہ کریں گے، یہ نہیں پہلے شارٹ کوشچن الگ کر دیے، پھر لانگ کوشچن شروع کر دیا، پھر شارٹ کوشچن شروع کر دیے. ایسا بیٹا آپ نہیں کریں گے. سوال نمبر 2 میں 6 تو کرنے، آپ 1-2 ایکسٹرا 7 ہی کر دیں گے. سوال نمبر 2 میں، سوال نمبر 3 میں 7 ہی کر دیں گے کیونکہ ٹائم تو آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ لانگ کوشچن کی طرف آئیں گے. تو یہ بیٹا آپ کی 2 گھنٹے کی تقسیم تھی کہ 2 گھنٹے کا پیپر آپ کو کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. وقت کی تقسیم بھی دیکھ لیں. اگین دوبارہ میں نے بھی آپ کو بتایا 2 گھنٹے کا پیپر ہے، بڑی آسان سی تقسیم ہے. پہلے گھنٹے میں آپ نے حصہ معروضی کیا، آبجیکٹیو پارٹ کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد شارٹ کوشچنز کیے. شارٹ کوشچن آپ نے کتنے کیے؟ سوال نمبر 2-3 میں کل آپ کو 18 شارٹ کوشچن دیے گئے، آپ نے 12 کرنے، لیکن میں نے بھی آپ کو بتایا کچھ ایکسٹرا بھی کر دیں. تو پہلے گھنٹے میں آپ نے حصہ معروضی کیا اور شارٹ کوشچن کیے. دوسرے گھنٹے میں آپ نے لانگ کوشچن کر دیے. لانگ کوشچن بیٹا آپ ایکسٹرا نہیں کریں گے کیونکہ بیٹا لانگ کوشچن کے لیے چاہیے آپ کو 20-25 منٹ، اور ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا 20-25 منٹ. تو آپ ایکسٹرا لانگ کوشچن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، شارٹ کوشچن آپ ایکسٹرا ضرور کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. تو پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا چیپٹرز کو. آج دوسرے لیکچر میں ہم نے دیکھا نمبر اینڈ ٹائم ڈسٹریبیوشن، کہ کس سوال کو کتنا ٹائم دیں گے، کس سوال کے کتنے نمبر. ٹھیک ہے جی. نمبر پیجز کی ڈویژن ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے بیٹا. یہ آپ کا دوسرا لیکچر مکمل ہوتا ہے. آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نئی بک کے مطابق پیپر پیٹرن کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کون سا سوال کتنے نمبر کا ہوتا ہے. یہ بیٹا آپ کا دوسرا لیکچر تھا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پیپر پریزنٹیشن کی بات کریں گے. پہلے لیکچر میں ہم نے اسپاک کی ڈویژن دیکھی. آج دوسرے لیکچر میں پیپر پیٹرن دیکھا. تیسرے لیکچر میں اسپیشل لیکچر ہوگا آپ کا پریزنٹیشن کا. آپ بیٹا اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کے پاس میٹیریل کم بھی ہو آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، پیکنگ اچھی ہو تو چیز بکتی ہے، پیکنگ اچھی ہونی چاہیے. تو تھرڈ لیکچر آپ کا پیپر پریزنٹیشن کا ہوگا اور انشاءاللہ فورتھ لیکچر سے ہم باقاعدہ ریگولر آگے آپ کے چیپٹر شروع کریں گے. آئی تھنک یہ لیکچر سے آپ کو بہت کچھ سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے لیے میں جو ہو سکا ہیلپ کرتا رہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.